सिर्फ 8 दिनों में आरबीआई ने तीसरी बार ये वार्निंग दी है एनबीएफसीज को, एचएफसीज को और जो एमएफआईज है उनको। किसके बारे में? कि जो वो लोन दे रहे हैं उसको लेकर के उन्हें थोड़ा ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये क्या है न्यूज, पूरी बात हम इसको समझेंगे। इसमें सिर्फ आपको न्यूज नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स सीखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे जो आपके आगे काम में आते ही रहते हैं। जब आप इस तरह की न्यूज पढ़ें तो उनको आप समझ पाएं अच्छे से। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे एक टर्म आता है शैडो बैंकिंग का। शैडो बैंकिंग टर्म इसी तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे एनबीएफसीज हो गए या फिर एमएफआईज हो गए ना, उनके लिए यूज होता है। मतलब इसका किसी लीगल एक्टिविटी या खराब चीज से नहीं। शैडो बैंकिंग का सिर्फ इतना मतलब आप समझिए कि एक तो बैंक होते हैं जो पूरी तरीके से काम करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, लोन देते हैं, लेकिन जो एनबीएफसीज होते हैं बैंक नहीं होते हैं, ये लोन देने का काम करते हैं। और शैडो बैंकिंग के लिए टर्म इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये इनकी डिपेंडेंसी भी ऐसी रहती है कि ये बैंक के अंतर्गत ही काम करेंगे। मतलब अगर इनके पास डिपॉजिट लेने की फैसिलिटी नहीं है, ये लोन दे रहे हैं, तो पैसा लाते कहाँ से हैं? बैंक से लाते हैं, है ना। और इसके अलावा इनके ऊपर जो रेगुलेशन होती है वो भी जो प्रॉपर बैंक होती है उसकी तरह नहीं होती है, उतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ये फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे शैडो बैंकिंग सेक्टर इनको कहा जाता है। आगे हम और न्यूज की बात करें तो ये 5 जनवरी 2026 को जो है आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, इन्होंने एक बैठक करी थी। और ये जो बैठक करी थी उसमें इन्होंने सेलेक्ट एनबीएफसीज, एचएफसीज और एमएफआईज को बुलाया था। एचएफसी का मतलब होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और एमएफआई जो माइक्रो फाइनेंस देने का काम करती हैं, उनकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को लेकर के फिर से एक बार चेताया है कि आप लोगों को जो आप लोन दे रहे हैं उसमें जो अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको और ज़्यादा टाइटन करना होगा, जो एसेट क्वालिटी है उसको अच्छे से मॉनिटर करना होगा, और जो एथिकल लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको इंश्योर करना होगा। अब यहाँ पे अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको होम लोन या ऑटो लोन चाहिए और आपने अप्लाई किया आपको मिल जाएगा। उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि आपका जो पूरा बैकग्राउंड चेक है वो होगा, आपकी इनकम कितनी है वो देखी जाएगी, बैंक स्टेटमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, आपके पहले से कितने लोन चल रहे हैं वो सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। तो उसी को कहते हैं अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अगर ये स्टैंडर्ड्स थोड़ा लूज रहे, है ना, तो होगा क्या कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे नहीं मांगी जाएगी। थोड़ी बहुत आप अगर जो अर्हताएँ हैं या जो एलिजिबिलिटीज़ उनको आप नहीं भी मान वहाँ पे उतर रहोगे सही, तब भी आपको लोन दे दिया जाएगा। उससे होता क्या है कि जब अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स आपके लूज रहेंगे तो आप लोन काफी फ्रीली बांटोगे और ऐसे लोगों को भी लोन आप दे दोगे जो आगे चल करके रीपेमेंट की स्थिति इनकी नहीं रहेगी। तो ये यहाँ पे बात होती है कि अगर वो टाइटन करेंगे अंडरस्टैंडिंग अंडर राइटिंग के स्टैंडर्ड्स, तो जो सही व्यक्ति हैं या फिर जो कह सकते हैं कि जो लोन डिफॉल्ट नहीं होगा उन व्यक्तियों तक लोन पहुंचेगा। वहीं पे अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ये एमएफआईज के लिए है कि एमएफआई ज्यादातर जो स्मॉल टिकट लोन जो है वो बांटते हैं, उसकी वजह से कई बार वो ऐसे लोगों को भी लोन बांट देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो चेक नहीं करते हैं कि वो रिपेमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से वहाँ पे एनपीए बढ़ रहा है। तो उसको लेकर के यहाँ पे किया गया। एथिकल लेंडिंग का मतलब यही है कि जो लेंडिंग की प्रैक्टिस है एथिकली हो, ऐसी चीज़ें ना हो कि मतलब अगर किसी को होम लोन लेना है, मान लीजिए उसको 50 लाख रुपए का लोन लेना है और वो अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह सारे चेक किए गए, वो इतनी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, लेकिन आपसे कोई कह रहा है नहीं नहीं 50,000 हमें दे दो, लोन करा देंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड हुआ ये एथिकल नहीं हुआ ना। अब इसकी वजह से होगा क्या कि वो व्यक्ति अगर उसकी एलिजिबिलिटी थी नहीं, आपने 50 लाख का लोन उससे दिलवा दिया, तो आगे चल करके रिपे नहीं कर पाएगा तो क्या करेंगे आप, है ना। तो वो फिर आ जाएगी, फिर उसको रिकवरी में जाना पड़ेगा, वो सारी चीजें होंगी। तो एथिकल लेंडिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे अपनाने की बात कही है, और ये तीसरी बार ऐसा कहा है। इससे पहले आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी, और दूसरी बार जो आरबीआई की भी रिपोर्ट आई थी ट्रेंड एंड प्रोग्रेस बैंकिंग रिपोर्ट, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उसमें भी ये बात कही गई थी। और अब ये तीसरी बार मीटिंग करके ये बात कही जा रही है। ये पहले ऐसे बात कही जा रही है, अगर इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो फिर आरबीआई की बात कहने वाली अलग होगी, फिर करने वाली चीजें यहाँ पे आएंगी, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आरबीआई इतना वरीड क्यों है इसको लेकर के, अगर आप देखें तो आरबीआई का जो वरी का रीजन है, तो ये मैंने आपको बताया कि वो जो अंडर राइटिंग के स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं वो लूज हो रहे हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस वगैरह के ध्यान देने की बात है। उसके अलावा ये भी है, आरबीआई ये देख रहा है कि जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, मतलब सिक्योर्ड लेंडिंग का मतलब आपने अगर मान लीजिए होम लोन के लिए अप्लाई किया, तो होगा क्या कि आपका जो घर होगा वो मॉर्गेज रहेगा,
और आप जो है ईएमआई पे करेंगे। अगर आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, एनपीए हो रहा है लोन, तो बैंक इस घर की नीलामी करेगा और फिर वहां से वो वसूली करेगा। सेम चीजें जो कार या जो ऑटो लोन्स होते हैं उसमें भी होती है ना, हाइपोथिकेशन होता है उसमें। अनसिक्योर्ड लेंडिंग का मतलब ये हो जाएगा कि आपको लोन दे दिया गया, खास तौर पे स्मॉल टिकट लोन, मतलब 50,000 रुपए तक का लोन। जैसे आप कोई भी चाहे पेमेंट की ऐप इस्तेमाल करते हैं, उसमें लिख के आता है कि आप प्री अप्रूव्ड हैं, 10,000 का लोन मिल जाएगा आपको बस 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, ऐसे करके। तो इसमें होता क्या है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप एनपीए कर गए, मतलब आपने लोन नहीं भरा, तो भाई वो वसूलेंगे कैसे, है ना। वसूली के लिए वहां पे उनके पास कोई भी मॉर्गेज वाली चीज नहीं है, कुछ भी आपने गिरवी नहीं रख रखा है, सिक्योरिटी उसकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि जो जो फिनटेक जो कंपनीज हैं वो आजकल इस तरह के जो स्मॉल टिकट लोन्स हैं वो काफी ज्यादा बांट रही हैं। और ये स्मॉल टिकट लोन्स में ज्यादा बांटे जाने की वजह से होगा क्या आने वाले समय में, कि अगर आप इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि जो बोरोवर है जिसको आप लोन बांट रहे हैं उसका कुछ बैकग्राउंड चेक नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन भी है, और वो अगर डिफॉल्ट होना जब शुरू होगा तो उसमें नुकसान किसका होगा, एनबीएफसी का होगा। फिनटेक जो बांट रही है एनबीएफसी से पैसा लेके बांट रही है उनका होगा, एनबीएफसी से फिर वो बैंक के ऊपर जाएगा, बैंक से कस्टमर के ऊपर आएगा। एक चेन सी ये बनती है, तो वो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। और इसका यही पे जो असर बता रहे हैं कि इसका जो रिस्क होगा वो ऐसे ही आता है, क्योंकि जो यहाँ पे टिकट जो स्मॉल टिकट लोन्स बांटे जाते हैं फिनटेक के द्वारा, वहां पे थोड़ा कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, लेकिन लोन आसानी से मिल जाता है। और ये आरबीआई ने देखा है कि हायर डिफॉल्ट रेट यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है स्मॉल टिकट लोन्स पे। और ये होगा क्या कि इसका जो असर है वापस उल्टा हो करके एनबीएफसी, बैंक और फिर जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर आता है। तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा दूसरा जो कंसर्न है वो है कंटेजियन रिस्क का, जो मैं आपको अभी कह रहा था कि मान लीजिए एनबीएफसी कोई भी एनबीएफसी है, वो लोन कहाँ से देती है। एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग तो है नहीं, मतलब कुछ एनबीएफसी के टाइप हैं जो डिपॉजिट टेकिंग होती हैं, लेकिन जो एनबीएफसी लोन बांटती हैं डिपॉजिट नहीं ले रही हैं, तो पैसा अपना लाती कहाँ से है, वो पैसा लाती है बैंक से, है ना। बैंक उन्हें पैसा देता है। मान लीजिए बैंक ने एनबीएफसी को दिया 6% पे कोई लोन, एनबीएफसी क्या करेगी, इस लोन को देगी किसी ना किसी कस्टमर को, लेट से उसने 10% पे दे दिया, है ना, ज्यादा भी हो सकता है। तो जो बीच का मार्जिन वो एनबीएफसी खाएंगे। और बैंक जो है 6% पे दे रहा है, बैंक ने किसी को सेविंग पे 2.5% का दिया, बीच का मार्जिन बैंक खा रहे हैं, है ना, मतलब वो बैंक की प्रॉफिट है, एनबीएफसी की प्रॉफिट है। अब यहाँ पे सारी चीजें अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन अगर सोचिए कि एनबीएफसी ने बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, एथिकली नहीं बांटा, लोन ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिससे वो लोन डिफॉल्ट हो गया। और ऐसा एक नहीं कई सारे लोगों के साथ हुआ। तो उसके बाद होगा क्या, एनबीएफसी का फेलियर आएगा। भाई एनबीएफसी को पैसा मिल ही नहीं रहा है तो बैंक को कहां से देंगे। जब एनबीएफसी का फेलियर होगा तो फिर वो कहाँ पे ट्रांजिशन करेगा, बैंक के ऊपर जाएगा कि भाई बैंक जब बांटा हुआ है एनबीएफसी को खूब सारा लोन और एनबीएफसी फॉलो नहीं कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स को, तो फिर बैंक सफर करेंगे। और बैंक सफर करेंगे तो वो आएगा किसके ऊपर, बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उसके ऊपर है, क्योंकि बैंक का पैसा कहाँ से आता है, डिपॉजिटर से आता है, या तो उनका खुद का प्रॉफिट वगैरह होता है वो होता है, तो वो फिर बैंक के ऊपर जाएगा। तो एक तरह का ये समझिए कि कंटेजियन बन जाएगा, मतलब संक्रामक रोग की तरह से होगा कि एक फेलियर हो रहा है उससे पूरी चेन ये प्रभावित होगी। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क की जो बात हो रही है वो ऐसी है कि देखिए एनबीएफसी क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बात ये बताइए कि लिमिटेड सेट ऑफ जो लार्ज एनबीएफसी हैं वो एक सिक्योरिटाइज एसेट बना करके बैंक्स को बेच देते हैं। अब इसको आप थोड़ा समझ लीजिए कैसे, मतलब ऐसे समझिए कि कोई एक एनबीएफसी है ए, है ना, उसने 1,000 ऑटो लोन जो है बांट रखे हैं। 1,000 ऑटो लोन बांट रखे हैं, और सिंपल सी बात है लोन बांटा है तो उसका पैसा आने में समय लगता है, ईएमआई उसकी आती है अलग अलग समय पे। लेकिन इस एनबीएफसी को लग रहा है कि हम क्या करते हैं, इस 1,000 जो अलग अलग ऑटो लोन्स हैं इनका एक पूल बना लेते हैं, एक बंडल बना लेते हैं। समझिए पूरा एक लोन है और इसको किसी बैंक को हम बेच देते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो ईएमआई आएगी वो बैंक के पास जाएगी, और बैंक से हम ये कहें कि ये हमारे पास एक सिक्योरिटाइज एसेट है, हमने ये ऑटो लोन किया है, इसके एवज में आप हमें पैसे दे दीजिए। तो बैंक क्या करते हैं, इस एसेट को खरीद लेते हैं, मतलब ये जो सिक्योरिटाइज एसेट है इसको खरीद लेंगे, और फिर बैंक उनको उसके बदले में क्या दे देंगे, कैश दे देंगे। अब होगा क्या कि अभी जो एनबीएफसी को 1,000 ऑटो लोन से भविष्य में पैसा मिलने वाला था उसके एवज में इन्होंने तुरंत के तुरंत कैश ले लिया, अब इसको फिर से बांटेंगे, है ना। तो ये हुआ, तो ये तो अच्छी स्कीम है। बैंक को भी अपनी तरफ से ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ा 1,000 ऑटो लोन करने के लिए, उनको बना बनाया पका पकाया ऐसे मिल गया लोन, जिससे अब उनको ईएमआई मिलेगी और उस ईएमआई से बैंक को प्रॉफिट होगा, और एनबीएफसी को उस पर तुरंत का तुरंत कैश मिल गया जिसको आगे बांटेंगे। सारी चीजें यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो 1,000 जो ऑटो लोन किए गए थे
अगर इसमें फेलियर रेट ज्यादा हो, क्योंकि एनबीएफसी ने ध्यान दिया ही नहीं उतना, और उसके बाद जब बैंक ने इसको खरीद लिया है तो अब जो रिस्क है वो बैंक के ऊपर ट्रांसफर हो गया है। तो अगर अब आप ये देखिए कि इस ऑटो लोन में 50% एनपीए हो जाए, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, बैंक को नुकसान हुआ, क्योंकि बैंक ने तो इसके एवज में कैश दे दिया है एनबीएफसी को। तो वो तो कहेंगे नहीं कि नहीं नहीं अपने तो ये जो 50% नुकसान हो गया उसको उसका मुआवजा में चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। तो होगा क्या कि बैंक को अगर इस तरह से जो सिक्योरिटाइज एसेट्स दिए जा रहे हैं लार्ज सेट ऑफ, यहाँ पे लिमिटेड सेट ऑफ लार्ज एनबीएफसी से, और अगर वो सही तरीके के लोन नहीं बांटे गए हैं तो उससे क्या होगा, नुकसान बैंकों को होता है। और बैंक को नुकसान होने का मतलब ज्यादा जो है यहाँ पे चिंताजनक स्थिति से होता है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी को लेकर के भी आरबीआई वरीड है कि जो खास तौर पे जो माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट है उसको लेकर के, कि वो जो है वहां पे सही तरीके से जो लोन अगर नहीं बांटेंगे तो वहां पे ये देखने को मिल रहा है कि वो जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है उसमें स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। मतलब वहां पर जो बैड लोन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, मतलब वो लोन तो बांट रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड चेक उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर जितना लोन देना चाहिए उससे ज्यादा लोन दे रहे हैं सिर्फ अपना पोर्टफोलियो अच्छा करने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में ना इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, मतलब अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, आपको 10% का इंटरेस्ट है, आप माइक्रो फाइनेंस से लोन लेंगे, लोन तो मिल जाएगा लेकिन वो इंटरेस्ट आपका 20% से भी ऊपर हो सकता है ना। तो इस वजह से लोन बांटे जाते हैं ज्यादा कमाने के चक्कर में, लेकिन जब वहां पे सही तरीके से वहां पे सिक्योरिटी चेक नहीं किया जाएगा, मतलब बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाएगा, इनकम वगैरह सही से नहीं देखी जाएगी, तो उससे होगा क्या, एनपीए बढ़ेगा। वो एनपीए बढ़ेगा तो फिर वो आप समझिए कि जो माइक्रो फाइनेंस है वो एनबीएफसी से पैसा लेकर के आएंगे, फिर वो पूरी चैन ऐसे बन जाएगी, है ना। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए आरबीआई कंसर्न है। और इसका अगर यहाँ पे इस तरह की जो चीजें करी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, इसका जो इस तरह से इम्पैक्ट है इस तरह के प्रोएक्टिव मेजर का, वो क्या पड़ता है वो देखिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रोएक्टिव मेजर क्या पड़ता है कि जो एनबीएफसी है उनको बनाया ही इसलिए गया है, और जो माइक्रो फाइनेंस है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो सके, मतलब गरीब से गरीब लोग लास्ट माइल तक वो उसको जो है लोन की सुविधा मिल सके। लेकिन अगर वो सही तरीके से लोन नहीं बांटा जाएगा तो होगा क्या कि उसका जो फायदा कम नुकसान ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इस तरह की वार्निंग दी गई, तीसरी वार्निंग ऐसे दी गई, तो होगा क्या कि इससे जो रेगुलेटरी क्लैम्प डाउन होगा तो होगा क्या कि थोड़ा एनबीएफसी ज्यादा सतर्क रहेंगे लोन देने में, थोड़ा अंडर राइटिंग का जो स्टैंडर्ड्स हैं थोड़ा और इंप्रूव करेंगे। तो इससे होगा क्या कि मतलब एक टेम्परेरी स्लो डाउन देखने को मिलेगा क्रेडिट ग्रोथ में। हो सकता है लोगों के लोन जो है रिजेक्ट हों, या फिर उन पर इंटरेस्ट और ज्यादा लगाए जाए उनका रिस्क देखते हुए। तो होगा क्या, उससे जो क्रेडिट ग्रोथ है टेम्पररी स्लो डाउन होगा, लेकिन इसकी वजह से लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है पूरे सेक्टर की वो बनी रहेगी। इससे मतलब फायदा ही होगा लॉन्ग टर्म की बात अगर देखी जाए तो। दूसरी बात, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जब टाइटर अंडर राइटिंग करी जाएगी तो जो मैंने आपसे कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ सकते हैं। ये रिस्क ज्यादा होने की वजह से एनबी, मतलब अगर किसी को लोन मिल रहा है लेट से 12% पे, लेकिन रिस्क उसका ज्यादा देखते हुए अब उसका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 15% कर दिया गया। तो इससे ये भी एक हो सकता है कि जो लोन है वो व्यक्ति ना ले, कहीं और से ट्राई करे, या फिर ये होगा कि जो उसको लोन लेना था उसके अमाउंट में वो कमी करे, है ना। तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो थोड़ा स्लो डाउन आता है। लेकिन और यहाँ पे एक दूसरी बात ये हो सकती है कि जो ज्यादा अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड को टाइट करने से, कि 12% जो रिस्क था पहले दे रहे थे, आगे चल करके उन्होंने देखा कि अब थोड़ा ज्यादा टाइट करना पड़ेगा, और वो देख रहे हैं रिस्क ज्यादा है तो सीधे रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह से जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाली चीज है वो तो इफेक्ट होगी टेम्पररली, लेकिन इससे ये भी होगा कि जो एनपीए बढ़ रहा है, बैड लोन्स जो बढ़ रहे हैं, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उस पे भी रोक लगेगी। लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अच्छा ये रहेगा। तो जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्रिवेंटिव जो क्योर है वो आरबीआई की तरफ से लिया जा रहा है। मतलब जब समस्या खड़ी हो जाए, जैसे 2018 में समस्या खड़ी हुई थी आईएलएफएस वाली, जो समस्या आपको पता होगी कि अगर इस तरह की एनबीएफसी जो है फेल होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है पूरी इकोनॉमी पे आता है। तो वो समस्या पहले से जो अगर पता है कि ऐसा हो रहा है तो पहले से इसको देखा जाए, और इस तरह की ओवरसाइट रखने का फायदा पूरी इकोनॉमी, पूरे बैंकिंग सेक्टर सबको यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह की चीजें इसलिए पहले से करी जा रही है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ की टेकअवेज हैं, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता रखी है। बाकी इनकी डेफिनेशंस आप देखना चाहें तो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।